Hello everyone, welcome to the Unacademy. Welcome to the India's largest learning platform. स्वागत है आप लोगों का। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आई एम राहुल कुमार गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तीनों ब्रांच के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेनली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इन दोनों ब्रांच के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बहुत अच्छा वेटेज है। आपके एग्जाम में, आपके गेट के एग्जाम में, ईएसी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और अच्छा खासा वेटेज आता है हर एग्जाम में। ओपीएम का अच्छा खासा छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओपीएम बहुत टफ है, तो ओपीएम से इजी टॉपिक कुछ भी नहीं है। ओपीएम में अगर आपको नेटवर्क थ्योरी में अगर आपको बेसिक पार्ट अच्छे से पता है, लाइक केसीएल केबीएल, ट्रांजिएंट वाला पार्ट अच्छे से पता है कि उसमें कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, इंडक्टर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें पता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। फाइन, तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आप मेरी पूरी क्लास कर रहे हैं, मैं पूरा ऑपरेशन एम्पलीफायर आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो बेटा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। So let me introduce myself. I am Rahul Kumar Gupta. I am 8 time GATE qualified and 1 time ISRO qualified, and I am MTech from IIT BHU, and I have teaching experience of work 4 years. And I deal with the subject network theory, analog electronics and signal and system. तो my dear friends, अगर आप सच में गेट की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आपको ये कोड यूज करना है। बस आपको ये कोड याद रखना है। कोड है बेटा RK1। कोड है RK1। तो आपको ये कोड याद रखना है। और मैं अभी एनालॉग और नेटवर्क दोनों पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। एनालॉग आपका इंजीनियरिंग लाइव यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, और नेटवर्क आपका स्पेशल क्लास में चल रहा है। तो आप नेटवर्क और एनालॉग के साथ बने रहिए। मैं कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। बट अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अनअकैडमी की जो क्लासेस होती हैं बेटा, कहाँ कहाँ पर होती हैं? यूट्यूब पर होती हैं। सेकेंड, आपकी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है। एंड थर्ड वन जो होती है वो आपकी प्लस क्लासेस होती है। तो यूट्यूब क्लास एंड स्पेशल क्लास ये आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। इसके लिए आपको कोई भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। और जो बेटा प्लस क्लास होती हैं ये आपकी पेड कोर्स होते हैं। बट यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर वे में, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लो, जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक दिख जाएगी। आप नीचे दिए गए प्रोफाइल लिंक में आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, मुझे फॉलो जरूर कर ले। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। उससे होगा क्या? उससे आप मेरी सारी सारी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन पा लेंगे, जो फ्यूचर में स्पेशल क्लास होने वाली हैं। जो भी मैं सब्जेक्ट लूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरी अगर वीडियो लाइक करते हैं, आपको सीखने को मिलता है, तो बेटा आप मुझे फॉलो जरूर करें। मैंने इतने सारी वीडियो बनाए हैं, तो ऑब्वियसली मैंने सही पढ़ाया होगा, इसलिए मैंने वहां पर इतने सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप मुझे फॉलो जरूर करें बेटा। और ये कोड याद रखना है आपको RK1, ये कोड याद रखना है आपको RK1। फाइन। आपको बहुत सारी स्पेशल क्लास वहाँ देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी स्पेशल क्लास हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल बनी रहिए इस क्लास के साथ। आप बिल्कुल बनी रहिए, तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। फाइन। बट अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मैं गेट की तैयारी करूं। तो अगर आप चाहते हैं गेट की तैयारी करनी है और आपको कोई डाउट हो, सबसे पहले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। सबसे पहले तो आप कांटेक्ट कर लो। अभी मैं बताऊंगा आपको कांटेक्ट करना कैसे है। आपको कांटेक्ट करना कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं बेटा, तो आपको सिलेबस कंप्लीशन बैच ही ज्वाइन करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन बैच ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन होता है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन। इसके लिए
आपको सिर्फ एक बार पैसा भरने की जरूरत है और आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारा का सारा कंटेंट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार पैसा भरेंगे सिर्फ एक ही बैच मिलेगा, नहीं बेटा, आप जितने बैच ज्वाइन करना चाहो आप उतने बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आप सीओल करोगे तो रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है, या फिर आपका एक्सलेटेड बैच है, या फिर आपका बहुत सारे बैच होते हैं, क्रैश कोर्स बैच चलते हैं, तो बहुत सारे बैच हैं जो आपको वहां पर एक्सेस करने को मिल जाएंगे, वो भी वन टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ। उसकी फीस कितनी होगी, आपको करना क्या है, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मैन है, आपकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांच की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एक बार वन टाइम सब्सक्रिप्शन ले लो, और वन टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फीस कितनी है बेटा, अगर मैं आपकी फीस की बात करूं तो जो स्टूडेंट अभी ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, वो अगर वो 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो उनकी फीस कितनी है बेटा, 30,250 रुपये। 30,250 रुपये, फाइन, 30,250 रुपये। और अगर वो कोड यूज करते हैं RK1 तो उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उनकी फीस कितनी हो जाएगी बेटा, 27,225 रुपये। और अगर वो स्पेशल क्लास देखते हैं बेटा, अगर आप लोग स्पेशल क्लास देखते हो तो आपको क्रेडिट भी मिलता है उसमें, उस क्रेडिट को भी आप रिडीम कर सकते हो, रिडीम करके भी आप डिस्काउंट पा सकते हो। आपकी फीस इससे भी कम हो जाएगी, 27,225 से भी कम हो जाएगी, है ना। और अगर आप 18 मंथ का प्लान लेना चाहते हो, 18 मंथ का प्लान अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी फीस कितनी है बेटा, 38,500 रुपये। और अगर आप कोड यूज करते हो RK1, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 34,650 रुपये, 34,650 रुपये। और अगर आप क्रेडिट है आपके पास तो आप रिडीम कर सकते हैं और अपनी फीस और भी कम कर सकते हैं। RK1 से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल का प्लान ऑर्डर करते हैं, जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो उनकी जो फीस है वो कितनी है, 44,000 रुपये, 44,000 रुपये। और अगर वो कोड यूज करते हैं RK1 तो उनकी फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उनकी फीस कितनी हो जाएगी, 39,600 रुपीज, राइट। और अगर क्रेडिट है उनके पास तो वो उसको भी रिडीम कर सकते हैं, और रिडीम करने के बाद उसकी फीस कितनी हो जाएगी, 39,600 से भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल आप बने रहिए, तभी आपको मजा आएगा। आप पेड कोर्स लीजिए, देखो एक डेडिकेशन चाहिए होता है, ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए होता है ना। और अगर डेडिकेशन चाहिए है आपको तो आपको एक पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पेड कोर्स ले लो आप, ताकि आपका डेडिकेशन हो जाए, डेडिकेशन आ जाए। जब पैसा खर्च हो जाता है ना, जेब से पैसा खर्च हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि पैसा दिया है। जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लगता है यार ये ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, है ना। तो बट आप बिल्कुल बने रहिए, तभी आपको मजा आने वाला है। ओके, सो आपको क्या क्या मिल जाएगा, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको टॉप एजुकेटर के साथ, जो भी आपके टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा। आप उनके साथ रोज लाइव क्लास करो, उनका फिक्स टाइम होगा कि इतने बजे ये वाला बैच चलेगा, इतने बजे ये वाली क्लास चलेगी, आपका एक फिक्स टाइम हो जाएगा। अगर आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं ना तो एक आप अपना शेड्यूल जरूर बनाओ, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लास जाते हो ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब आप ऑफलाइन क्लास जाते हो तो आप उस टाइम पर कोई भी काम नहीं करते हो। इस टाइम पर आपकी क्लास होती है, क्लास जाना होता है आपको, उस टाइम पर आप कोई भी अपना काम नहीं रखते हो। बट आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में घर पर बैठ के क्लास हो रही है, स्टूडेंट को लगता है अरे चलो ठीक है ये काम रख लेते हैं, वो काम को प्रायोरिटी देते हैं। क्लास तो ऐसा है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कल मिल जाएगा, बट बेटा लाइव क्लास में अगर आप आओगे ना तभी आपको मजा आएगा। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने अपने टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो जस्ट एक मूवी की तरह देख लोगे और उसको खत्म कर दोगे, है ना। लाइव पोल में पार्टिसिपेट करो, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो, फाइन। और साथ ही साथ उनके नोट्स आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो, नोट्स आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो बेटा। और नोट्स डाउनलोड करने के बाद आप अपने नोट्स आप खुद बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जितना चाहें उतना नोट्स बना सकते हैं, उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, है ना। बट थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ तभी मजा आएगा, राइट। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर एक क्वेरी फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पहले क्लिक करना है गेट एंड ESE ECN डबल, आप किस ब्रांच के, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। तो गेट एंड ESE ECN डबल बिकॉज आई एम द फैकल्टी ऑफ ECN डबल। व्हाट इज योर नेम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, स्टूडेंट नेम,
व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी का डाल दो। फाइन, यहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है राहुल कुमार गुप्ता, यहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है राहुल कुमार गुप्ता। और जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल जाएगा और मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूंगा। क्लियर है बेटा? चलो, तो सभी लोग तो स्टार्ट करते हैं आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैं सारी चीजें आपके सामने ही लिखूंगा, मैं सारे के सारे यहाँ पर जितनी थ्योरी है आपके सामने लिखूंगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेटा पॉज करके, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, फिर भी अगर आपको टाइम कम लगता है तो वीडियो को पॉज करके उस चीज को, क्वेश्चन को आप सॉल्व करो या फिर थ्योरी को आप लिख लो, अपने नोट्स आप जरूर बनाते जाना, है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या? बेसिकली नाम ही इसका है ऑपरेशन। क्यों इसका नाम ऑपरेशन क्यों लिखा? बिकॉज इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एनालॉग सिग्नल। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, लॉग ले सकता है, एंटी लॉग ले सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है, इंटीग्रेशन कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है। फाइन, हेंस इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले तो इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही क्यों पड़ा है? बिकॉज इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन on analog signal, on analog signal, therefore it is known as operational amplifier। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फाइन। अब देखेंगे, हमने अभी तक पढ़े थे आरसी कपल एम्पलीफायर, आरसी कपल एम्पलीफायर। बट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है। डायरेक्ट कपल का मतलब है इसका जो आउटपुट होगा इसमें डीसी भी होगा और इसमें एसी भी होगा। क्योंकि अगर वो कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर डीसी को रोक देता है, हमें आउटपुट में क्या मिलता है? सिर्फ सिर्फ एसी मिलता है। बट ओपेम क्या होता है? ओपेम एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, बट डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है। फाइन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट इज अ हाई वोल्टेज गेन, इट इज अ हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इट इज अ हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। फाइन, ये डायरेक्ट कपल हो रहा है। डायरेक्ट कपलिंग का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाऊं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के आपको समझा रहा हूँ कि हम जो यहाँ से आउटपुट लेते थे, पहले हमने क्या लगाया था? यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया था। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर कपलिंग, आरसी कपलिंग। बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर एक आपका डायरेक्ट कपल होगा, यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपलिंग, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपलिंग। और अगर डायरेक्ट कपलिंग है तो इसमें आपका एसी भी प्रेजेंट होगा और इसमें आपका डीसी भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये एसी भी एम्पलीफाई कर देगा और डीसी भी एम्पलीफाई कर देगा। सुनो, तो इट इज अ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। फाइन, अब अगर मैं कोई भी सर्किट अगर ओपेम से बनाता हूँ, ओपेम अगर आपने देखा होगा, जब भी लैब में जाते हो ओपेम की एक चिप आती है जिसका नाम होता है IC741। IC741 मैं आपको बता देता हूँ, IC741 दिस इज द आईसी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें 8 पिन होती हैं, इसमें 8 पिन होती हैं, है ना। तो अगर अपन कोई भी एनालॉग सर्किट डिजाइन करते हैं, अगर ओपेम से कोई भी एनालॉग सर्किट डिजाइन करते हो तो बहुत इजी सर्किट बन जाता है। अगर आप ब्रेड बोर्ड पे अगर आप सर्किट डिजाइन करते हो तो बहुत ही इजी सर्किट बन जाता है, क्योंकि ये जो आईसी है ना, आईसी में अभी मैं बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बहुत बड़ा सर्किट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो आपको वो सर्किट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वो सर्किट आपका इतना सा आईसी में, जो आपकी इतनी सी आईसी होती है IC741 की, उतनी सी आईसी में बहुत बड़ा सर्किट आपका वहां पर फैब्रिकेट किया जाता है।
तो उस आईसी से अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हो, कोई भी एनालॉग सर्किट बनाते हो, तो वो सर्किट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो आप लोग कि डिजाइनिंग ऑफ एनालॉग सर्किट इज much easier if op-amp is used if op-amp is used। तो आईसी का भी आपको पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम में, जो आपके जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, कि आईसी कौन सी होती है, तो बेटा आईसी होती है IC 741। ये आपको याद रखना है, IC 741। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपकी 8 पिन आईसी होती है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो आपकी 8 पिन आईसी होती है, 8 पिन आईसी होती है। ऐसी कुछ आईसी होगी आपकी IC 741 की, जिसमें 4 पिन यहाँ होंगी और 4 पिन यहाँ होंगी। ये आपकी 8 पिन आईसी होगी, है ना। अब देखना ये है कि 8 पिन आईसी में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब हमें पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपएम्प। देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपएम्प, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपएम्प। फाइन। तो ओपेम्प का बेसिक पार्ट क्या है, बेसिकली अपना डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओपेम्प बनता कैसे है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी दो आपके टाइप होते हैं। एक क्या होता है आपका, डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट, या फिर होता है डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। या सुनो, तो आपके दो तरीके के एम्पलीफायर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल इनपुट। एक होता है आपका बैलेंस आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं डुअल आउटपुट। एक होता है आपका अनबैलेंस आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं सिंगल आउटपुट, है ना। तो इसमें आपके दो स्टेज होती हैं, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट एंड डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। ऐसा नो, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ओपेम्प कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। ओपेम्प में 4 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी, अगर मैं यहां पर स्टेज बनाऊं जल्दी से। टू V1। फाइन। दिस इज द इनपुट स्टेज। जल्दी से बना लो मेरे साथ। दिस इज द इनपुट स्टेज। सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट स्टेज, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। दिस इज कॉल्ड लेवल शिफ्टर। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले। दिस इज द आउटपुट स्टेज। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ये चीजें डिस्कस हो गई हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई। वन सप्लाई इज प्लस VCC एंड सेकेंड सप्लाई इज माइनस का BEE। दिस इज द प्लस VCC and this is minus BEE. This is the plus VCC and this is minus BCC minus BEE. This is the plus VCC and this is minus B। फाइन। तो यहाँ पर 4 स्टेज होती हैं, यहाँ पर 4 स्टेज होती हैं। स्टेज नंबर 1, मैं सबके नाम ले लेता हूँ। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड इनपुट स्टेज। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा इनपुट स्टेज कौन से एम्पलीफायर होता है। तो दिस इज द डुअल इनपुट
डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फाइन। स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर टू क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी स्टेज होती है, उसमें कौन सा एम्पलीफायर होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेज इज अ डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फाइन। जो स्टेज नंबर थ्री होती है वो एक लेवल शिफ्टर होता है। लेवल शिफ्टर एक सर्किट होता है जो डीसी लेवल को जीरो कर देता है। लेवल शिफ्टर एक सर्किट होता है जो डीसी लेवल को जीरो कर देता है। दिस इज कॉल्ड लेवल शिफ्टर, दिस इज कॉल्ड लेवल शिफ्टर। एंड जो चौथा स्टेज होता है, चौथा स्टेज, स्टेज नंबर फोर जो होती है, ये क्या होता है? एक पावर एम्पलीफायर होता है। वो भी कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल पावर एम्पलीफायर, पुश पुल पावर एम्पलीफायर। जो आउटपुट स्टेज होती है वो आपकी पावर एम्पलीफायर होता है। ऑब्टेन द हाई आउटपुट, टू ऑब्टेन द हाई आउटपुट पावर, दिस इज द आउटपुट स्टेज। तो चार स्टेज हो गई हैं। पहली स्टेज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज कौन सी है? इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज कौन सी होती है? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? इंटरमीडिएट स्टेज। ये कौन सी होती है? डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? लेवल शिफ्टर होता है जो डीसी लेवल को जीरो कर देता है। फाइन, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और जो चौथी स्टेज होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुशपुल पावर एम्पलीफायर। ये चीज आपको ध्यान रखते हैं। कई बार नाम पूछ लेता है सीधे। अब आप कैसे पहचानोगे कि वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है या फिर नॉर्मल एम्पलीफायर है? कई बार प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर कैसे पहचानेंगे, अगर आपका कोई बॉक्स लगा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे सिंबल से कि वो नॉर्मल एम्पलीफायर है या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है? और डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो वो कौन सा है? बैलेंस आउटपुट है या फिर अनबैलेंस आउटपुट है? देखो, अगर आपका सिंपल ऐसा कोई सिंबल बना हो, देखो ऐसा कोई सिंबल बना हो सिंपल, इसमें एक इनपुट हो एक आउटपुट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नॉर्मल एम्पलीफायर, दिस इज द नॉर्मल एम्पलीफायर। अगर आपका इनपुट कुछ है, आपका सिंबल कुछ ऐसा बना हो, इसमें दो इनपुट हो दो आउटपुट हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और अगर आपका सिंबल कुछ ऐसा बना हो सिंपल, अगर सिंबल आपका कुछ ऐसे ही बना हो, सिर्फ सिर्फ ऐसा सिंबल बना हो, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जल्दी से ये चीज नोट कर लो, जल्दी से जल्दी ये चीज नोट कर लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबका ऑपरेशन सुन लेंगे। जो आपकी पहली दो स्टेज थी, यही स्टेज कहलाती हैं आपकी वोल्टेज गेन स्टेज। यही स्टेज कहलाती हैं, कौन सी स्टेज कहलाती हैं ये? दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन स्टेज, वोल्टेज गेन स्टेज कहलाती हैं ये। फाइन। यहाँ दो स्टेज हमने क्यों यूज की हैं? दो स्टेज हमने इसलिए यूज की हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाने। ये टोटली आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आज का लेक्चर है, टोटल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर, टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेजेस आर यूज्ड ऑब्टेन to obtain high voltage gain, high voltage gain and high CMRR, high CMRR।
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको मैं बता चुका हूँ CMRR क्या होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR का मतलब क्या होता है? CMRR का मतलब होता है कि अगर दोनों इनपुट आपके जीरो भी हैं, अगर B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू जीरो है, तब भी आप, सॉरी, B1 इक्वल टू B2 है, नॉट जीरो, B1 इक्वल टू अगर B2 है, तब भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। बिकॉज अपना जो ओपेम्प है बेसिकली है क्या? ओपेम्प बेसिकली है क्या? एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही तो है, जिसमें आपके दो इनपुट हैं, वो एक डिफरेंस इनपुट को एम्पलीफाई करता है, B1 माइनस B2 को एम्पलीफाई करता है। जो B नॉट होता है वो क्या होता है? B नॉट इक्वल टू AB इंटू B1 माइनस B2, AB इंटू B1 माइनस B2। अगर मैं B नॉट इक्वल टू लिखूं तो B नॉट इक्वल टू होता है AB मतलब वोल्टेज गेन इंटू B1 माइनस B2, ये होता है। तो अगर B1 इक्वल टू B2 है, तो आइडल केस में B नॉट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है। तो उस आउटपुट को, उस कॉमन आउटपुट को कोई एम्पलीफायर, कोई डिफरेंशियल एम्पलीफायर कितना रिजेक्ट कर पाता है, उसी को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। तो CMRR की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों यूज किए गए? टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर यूज टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज गेन एंड हाई CMRR। AB की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, तो एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है ओपेम, जिसका गेन आइडियली हम क्या बोलते हैं? आइडियली ओपेम का जो गेन होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक। अब देखो जो सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज में क्या था? अनबैलेंस आउटपुट था। अनबैलेंस आउटपुट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज से आउटपुट निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज से। तो जब भी अनबैलेंस आउटपुट होता है, तो अनबैलेंस आउटपुट में डीसी भी होती है और उसमें एसी भी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? सिंस सिंस इंटरमीडिएट स्टेज हैज unbalanced output, hence DC biasing, hence DC biasing voltage will also be present in it if this DC biasing voltage, if DC biasing voltage reaches output stage, its biasing condition, its biasing condition get disturbed, get disturbed। बाइसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। which cause distortion, which cause distortion in the final output। तो अगर ये जो डीसी है सेकंड स्टेज से, देखो अगर यहां से सेकंड स्टेज से अगर मैं लेवल शिफ्टर नहीं लगाऊंगा, तो ये वाला जो है डीसी यहां पर पहुंच जाएगी। और अगर ये डीसी यहां पर पहुंच गई, तो शायद इसकी जो आउटपुट स्टेज की बाइसिंग कंडीशन, मान लो हमने एक पावर एम्पलीफायर बनाया जिसमें हमने बाइसिंग की है। बाइसिंग मतलब सबको पता है, बाइसिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करना। तो आपने मान लो आउटपुट स्टेज में पावर एम्पलीफायर बनाया जिसमें आपने पर्टिकुलर वोल्टेज एंड पर्टिकुलर करंट आपने उसमें अप्लाई कर दी। बट यहां से कुछ डीसी और पहुंच गई, इंटरमीडिएट स्टेज से कुछ डीसी और पहुंच गई, तो उसकी बाइसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें जो आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक पर्टिकुलर करंट अप्लाई की है, तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हो सकता है कि आउटपुट अब आपको अनडिस्टॉर्टेड ना मिले, आपको आउटपुट मिलेगा कुछ डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। या सुनो, तो हम क्या करेंगे? हमें इस डीसी को हटाना है, हमें इस डीसी को हटाना है। तो हमने क्या लगाया? हमने एक लेवल शिफ्टर लगाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर भी तो लगा सकते हैं, हम यहाँ पर एक कैपेसिटर भी तो लगा सकते हैं। बट कैपेसिटर नहीं लगाएंगे हम। अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम कि कैपेसिटर की साइज बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर एक लार्ज कैपेसिटर की बात करोगे माइक्रोफैराड में, तो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा वो सिलिकॉन चिप में, बहुत ज्यादा। अब हमें ओपेम की इतनी सी आईसी बनानी है, इतनी सी आईसी में आप वहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर वहां पर आप फॉर्म नहीं कर सकते हो।
क्योंकि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए हम वहां पर कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। बेसिकली काम जो लेवल शिफ्टर का वो वही है जो कैपेसिटर करता है, बट कैपेसिटर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को भी ब्लॉक कर देगा। अगर हमने डीसी इनपुट वोल्टेज दिया तो उसको भी ब्लॉक कर देगा वो। या सुनो, तो वो डीसी एप्लीकेशन में तो फिर एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। अगर हम सिर्फ कैपेसिटर लगा देंगे तो वहां पर वो डीसी इनपुट को भी ब्लॉक कर देगा। इसलिए हमने क्या लगाया, एक हमने लेवल शिफ्टर लगाया। लेवल शिफ्टर क्या करेगा कि जो आपका आउटपुट में डीसी है, जो आपके आउटपुट में डीसी आ रही है, सिर्फ उसको जीरो कर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डीसी जीरो कर दे, क्योंकि अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो वो सारी डीसी को जीरो कर देगा, कोई भी डीसी पास ही नहीं होने देगा। अगर आपने इनपुट में डीसी लगाई है, बहुत सारी एप्लीकेशन है आपकी डीसी के, तो अगर आपने इनपुट में भी डीसी लगाई है तो वो कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए हम कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। hence hence a level shifter hence a level shifter is used to remove the dc biasing voltage present in unbalanced output of intermediate stage ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है। अ कैपेसिटर अ कैपेसिटर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेवल शिफ्टर। इसके दो रीजन है, इसके दो रीजन है। बिकॉज बिकॉज पहला पॉइंट, अ लार्ज कैपेसिटर requires very large area on silicon chip on silicon chip which is which is practically not possible। तो हम सिलिकॉन चिप में तो कैपेसिटर यूज करते ही नहीं है बेसिकली। कोई भी बड़ा रजिस्टर हो तो उसकी जगह पर हम कुछ और यूज कर लेंगे, उसकी जगह पर हम करंट मिरर यूज कर लेंगे। तो जब भी हम आईसी फॉर्म करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर फॉर्म कर देते हैं, नहीं। रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव यूज करते हैं जो एरिया कम कवर करें, है ना। और सेकंड रीजन होता है इसका कि कैपेसिटर्स blocks DC input voltage also, due to which due to which op-amp will not be useful in DC application such as regulator regulator में फिर वो काम ही नहीं करेगा। फाइन। अगला अगला जो लेवल शिफ्टर होता है, बेसिकली लेवल शिफ्टर एक आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर सर्किट होता है, जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जिसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम तो मैंने आपको बताया था मल्टी स्टेज में, जब हम मल्टी स्टेज लगाते हैं एम्पलीफायर के, तो वहां पर लोडिंग इफेक्ट होता है। तो लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए किसी भी एम्पलीफायर का, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसलिए अगर हम लेवल शिफ्टर यूज करते हैं तो वहां पर आपकी लोडिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। इंटरमीडिएट स्टेज से कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट स्टेज का वोल्टेज गेन कम नहीं होगा। मेन रीजन आपका यही है लेवल शिफ्टर यूज करने का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेवल शिफ्टर हैज हाई इनपुट रेजिस्टेंस बिकॉज बिकॉज इट इज अ it is a common collector amplifier
due to this intermediate stage does not experience loading effect आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो जो आपका आउटपुट स्टेज है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुशफुल पावर एम्पलीफायर। क्यों यूज करते हैं, यहां पर लिख देता हूं, पावर एम्पलीफायर इज यूज एज आउटपुट स्टेज एट आउटपुट स्टेज so that op amp can supply greater AC power to the load greater AC power to the load। फाइन, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए जितनी मैंने आपको थ्योरी बताई है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं इसमें क्या क्या है। इसमें जो पहली स्टेज है वो है आपकी डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको जो है डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो तीसरी स्टेज है वो है लेवल शिफ्टर, जो डीसी को क्या कर देगा, जीरो लेवल पे ला देगा। तो चौथी स्टेज होती है आपकी पावर एम्पलीफायर, वो भी कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुशफुल पावर एम्पलीफायर। जो अपनी पहली दो स्टेज है इनका काम है कि हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड करना और हाई सीएमआरआर प्रोवाइड करना। अब इंटरमीडिएट स्टेज क्या है आपकी, अनबैलेंस आउटपुट है। अगर अनबैलेंस आउटपुट है तो वहां पर आपकी डीसी एसी के साथ साथ डीसी बाइसिंग भी प्रेजेंट होगी। और अगर डीसी बाइसिंग प्रेजेंट है, अगर ये डायरेक्टली पहुंच जाएगी आपके स्टेज पर, आउटपुट स्टेज पर, तो उसकी बाइसिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक लेवल शिफ्टर यूज किया ताकि वो क्या करेगा, डीसी बाइसिंग को रिमूव कर देगा। फाइन, बट इसकी जगह पे हम कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो दो प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि लार्ज कैपेसिटर एक बड़ा एरिया कवर करेगा सिलिकॉन चिप में, इसलिए हम उसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, कि कैपेसिटर इनपुट डीसी को, सॉरी डीसी इनपुट को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो फिर ओपीएम का डीसी एप्लीकेशन में कोई काम नहीं रहेगा। कोई काम नहीं रहेगा। फाइन, अगला जो लेवल शिफ्टर होता है वो एक क्या होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है बेसिकली। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। और जहां पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पर लोडिंग इफेक्ट नहीं होगी। और जो आउटपुट स्टेज है वो कौन सी है आपकी, पावर एम्पलीफायर है, ताकि हमें आउटपुट में क्या मिले, एक हाई एसी पावर मिले। ठीक है, तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो ओपेम का जो सिंबल बनता है, ओपेम का सिंबल मैं आपको बना दूं। अब देखो, एक नॉर्मल एम्पलीफायर, अब आप बोलो सर ये तो बन गया आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डुअल इनपुट बैलेंस, सॉरी अनबैलेंस आउटपुट बन गया। देखो, मगर इसमें और ओपेम में क्या डिफरेंस है, आपको वो चीज कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपने वो सिंबल में लगाना भूल गए तो आपका सर्किट अधूरा हो जाएगा। ये माइनस और प्लस, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आपको प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है। ये इसके बच्चे होते हैं, ओपीएम के बच्चे हैं प्लस और माइनस। अगर आपने प्लस माइनस लगाना भूल गए तो आपका ओपेम गलत हो जाएगा। ओपेम का सिंबल है ये, अगर आप प्लस माइनस लगाना भूल जाओगे तो आपका ओपेम अधूरा है और वो एज अ डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सुनो, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। तो प्लस माइनस जरूर लगाना। अगर कहीं प्लस माइनस नहीं है तो ये मत समझना कि उसने प्लस माइनस नहीं दिया चल जाएगा, नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वहां पर, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। या सुनो, तो नेट इनपुट क्या होता है, नेट इनपुट टू द ओपेम, नेट इनपुट क्या होता है ओपेम का, इज डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है ना वो होता है इसका, क्या होता है, बी वन माइनस ऑफ बी टू, बी वन माइनस बी टू, डेट मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंस इनपुट क्या होगा, बी वन माइनस बी टू। फाइन, तो बी नॉट, दिस इज आउटपुट बी नॉट, तो बी नॉट अपॉन बी वन माइनस बी टू, यही कहलाएगा आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओपेम, ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओपेम। फाइन, एओएल, एओएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट अपॉन बी वन माइनस बी टू।
ए ओ एल अपॉन बी नॉट अपॉन बी वन माइनस बी टू। फाइन। ए ओ एल क्या होता है? ए ओ एल बेसिकली आपका लार्ज पॉजिटिव नंबर है, लार्ज पॉजिटिव नंबर है। हमेशा बी वन माइनस बी टू ही लिखना है, हमेशा बी वन माइनस बी टू ही लिखना है। अब देखो यहाँ पर कुछ केस में बताता हूँ आपको, क्यों इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं, क्यों इसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। अगर आप बी नॉट इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी ए ओ एल बी वन माइनस बी टू, सही है। ए ओ एल इक्वल टू बी वन माइनस बी टू। अगर मैं पहला केस देखूं कि इफ ओनली बी वन इज अप्लाइड, अगर हमने सिर्फ बी वन अप्लाई किया है एंड बी टू इक्वल टू जीरो, तो एओएल तो क्या है? एओएल एक पॉजिटिव नंबर है, मैं आपको बता चुका हूं, लार्ज पॉजिटिव नंबर है। तो बी नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, सॉरी प्लस का एओएल इंटू बी वन, प्लस का एओएल इंटू बी वन। ये रहा आपका इनपुट, ये रहा आपका आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस है जीरो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होता है? जीरो फेज डिफरेंस। फाइन। तो अगर बी नॉट और बी वन के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? इन फेस। इन फेस इन्वर्ट नहीं कर रहा है, इन्वर्ट का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जो बी वन वाला नोड होगा, बी वन कहलाएगा, बी वन कौन सा इनपुट कहलाएगा? बी वन कहलाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि वी नॉट एंड बी वन आर इन फेस, आर इन फेस, हेंस बी वन इज नॉन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज। बेसिकली ओपेम में आपके दो नोड होते हैं। जैसे अगर आप बीजेटी पढ़े थे तो बीजेटी में आपके तीन नोड थे, बेस, इमीटर और कलेक्टर, है ना, तीन नोड थे। जब आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था तो उसमें आपके दो नोड थे, दो टर्मिनल थे, एक तो आपका पी टर्मिनल था, एक आपका एन टर्मिनल था। यहाँ पर आपके दो हैं, यहाँ पर आपके दो हैं। कौन कौन से हैं आपके? दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। इनपुट कौन कौन से हैं आपके? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो टी1 क्या है? नॉन इन्वर्टिंग वाले, जहां पर प्लस लगा होगा वो आपका नॉन इन्वर्टिंग है। सेकंड केस, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि इफ B2 इज अप्लाइड, ओनली B2 इज अप्लाइड, अगर सिर्फ B2 अप्लाई करते हैं एंड B1 को जीरो रखते हैं, तब आपका B नॉट कितना आएगा? B नॉट इक्वल टू आएगा माइनस का AOL इंटू बी टू, माइनस का AOL इंटू बी टू। फाइन। तो अब अगर आप देखो ये माइनस क्या शो कर रहा है? ये माइनस शो कर रहा है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। दैट मीन्स B2 एंड B नॉट आर आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे इन्वर्जन का मतलब है कि अगर मान लो आपने साइन, एक साइन अप्लाई किया, अगर इसमें हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हैं तो ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा ऐसा। अगर ये एक्स टी है तो ये माइनस एक्स टी होगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, या सुनो। इसलिए हम बी टू को क्या बोलते हैं? बी टू इज इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज ऑफ ओपेम। बेसिकली ओपेम में अगर मैं बोलूं कितने टाइप के इनपुट होते हैं? दो टाइप के इनपुट नोड होते हैं। पहला नोड होता है आपका इन्वर्टिंग नोड, इनवर्टिंग नोड, इन्वर्टिंग नोड जो आपको माइनस से शो होगा, माइनस से शो होगा। दूसरा होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग नोड, नॉन इन्वर्टिंग नोड। जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए, आप प्लस माइनस जरूर देख लेना, इन्वर्टिंग कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है। अगर आपने ये चीज नहीं पहचान पाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बेटा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बेटा जल्दी से जल्दी अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। उसकी जो फीस है वो मैंने आपको बता दी, मैं आपको अभी फिर से बता दूंगा। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा नीचे, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। फाइन। मैं आपको जल्दी से फीस बता देता हूँ, फीस क्या है और क्या क्या फायदे हैं। जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे एंड में, उनको मैं बता दूं जल्दी से जो फीस है और उनके फायदे हैं वो क्या है। जो बेटा एक साल की फीस है वो कितनी है? 30,250 रुपये, 30,250 रुपये। और अगर आप कोड अप्लाई करते हो, ये कोड लगाना मत भूल जाना, RK1।
ये कोड लगाना मत भूल जाना, अदरवाइज आपको फीस भरनी पड़ेगी 30,250 रुपए। कोड लगाओगे आप RK1 तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 27,225 रुपए। फाइन। और आप यहाँ क्रेडिट, ये क्रेडिट कैसे मिलता है, जब आप स्पेशल क्लास करते हो तो आपको स्पेशल क्लास देखने के क्रेडिट मिलते हैं, आप उससे भी आप रिडीम कर सकते हो। स्पेशल क्लास कहाँ पर होती है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। फाइन। जो 18 मंथ की फीस है वो बेटा कितनी है, 38,500 रुपए। बट अगर आप कोड यूज करोगे RK1 तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 34,650 रुपए। यहाँ से भी आप रिडीम कर सकते हो। और अगर आप 2 साल का प्लान लोगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले, तो उनकी फीस है बेटा 44,000 रुपए। 44,000। और अगर आप कोड यूज करोगे RK1 तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी बेटा, 39,600 रुपीज। राइट। और आप यहाँ से भी रिडीम कर सकते हो। आपको फायदे क्या क्या मिल जाएंगे, टॉप एजुकेटर के साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका, उनके साथ आप इंटरेक्शन करो, डाउट क्लियर करो, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास होती है वैसी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। फाइन। लाइव पोल में पार्टिसिपेट करो, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो, और साथ ही साथ उनके PDF फॉर्म में आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। बट डाउनलोड करने के बाद अपने आप नोट्स खुद बनाओ। अपने आप नोट्स खुद बनाओगे, अपने आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तब अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर दूसरे के नोट से कोई टॉप कर जाता, मार्केट में इतने सारे नोट्स हैं जो कह नहीं सकते हैं, तो सब लोग टॉप कर गए होते। तो अपने नोट्स आप खुद बनाओ तभी आप सक्सेस हो पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आप सच में इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इन वीडियो को अगर आपको सीखने को मिला है इस वीडियो से, अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है, तो सबसे पहले तो आप बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि सर ने ये चीज़ पढ़ाई है, तुम भी पढ़ो। इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।